नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 7 में हम पाठ नंबर 5 गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ का पहला भाग देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जो घटक आएंगे वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय लेंगे, पाठ का परिचय हम विस्तार से लेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे वो भी देखेंगे। विनय शर्मा जी लिखित गोवा जैसे मैंने देखा, यह पाठ आज हम देखेंगे। सबसे पहले विनय शर्मा जी का परिचय। विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन में हुआ। उज्जैन यह मध्य प्रदेश में स्थित है। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियाँ आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, ये उनका व्यंग है। अमरनाथ यात्रा प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यह उनके यात्रा वृत्तांत भी प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया हुआ है। आइए हम पाठ विस्तार से देखेंगे। गोवा जैसे मैंने देखा। प्रस्तुत यात्रा निबंध में विनय शर्मा जी ने भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोहारी चित्रण किया हुआ है। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के लिए आकर्षण के एक केंद्र बन चुके हैं। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है और इसी वजह से लेखक अपने परिवार के साथ गोवा जाते हैं वहाँ का सौंदर्य देखने के लिए। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन और तन दोनों तरंगायित हो उठते हैं। और हो भी क्यों न, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, आबोहवा, जीवन शैली सभी को आकर्षित करते रहते हैं और पर्यटक खुद ब खुद यह इसकी ओर खींचे जाते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। सभी लोग गोवा जाना चाहते हैं। वहाँ के समुद्र तट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसीलिए लेखक भी अपने परिवार के साथ, अपने साधु साहब के साथ और उनके परिवार के साथ खंडवा से गोवा के लिए निकल पड़े। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास मतलब उजाला। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। अब लेखक अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गोवा आए थे और गोवा जैसे ही वो पहुँचे तभी वहाँ की आबोहवा ने उनका मन प्रसन्न कर दिया था। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना एक आनंद होता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। हम हर एक कोई ना कोई समस्याओं से ग्रस्त होता है, काम में व्यस्त होता है, लेकिन इन सब से दूर जाकर पर्यटन करने से हमारा जीवन थोड़ा आनंदित होता है, हमारा मन पुलकित होता है और इसीलिए हर एक को पर्यटन करना ही चाहिए, ऐसे लेखक कहते हैं। और वो भी अपनी समस्याओं से दूर, अपनी अड़चनों से दूर जीवन के कुछ पल वो आनंद से बिताने के लिए गोवा आ पहुँचे हैं। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। एक अलग से वातावरण में जब हम जाते हैं तो हम हमारी सारी समस्याओं से निजात पा लेते हैं या फिर उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुकी। वह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक किया हुआ था, इसलिए औपचारिक खान पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायतः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र
रितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। अब देखिए, लेखक ने पहले से ही मडगांव से वो दक्षिण में स्थित बेनालिया के एक रिसोर्ट में रुकने वाले थे। वहाँ की बुकिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। अब खान पान होने के बाद वो थोड़ा सा आराम करने के लिए चले गए। अब उनको गोवा पूरा घूमना था। गोवा में दो भाग पड़ते हैं, जैसे दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे मुंबई का वातावरण होता है उमस भरा, वैसे ही वातावरण समंदर किनारा होने के कारण गोवा में भी उमस भरी ही वातावरण होता है, लेकिन मुंबई से थोड़ा कम होता है। वहाँ पर भी चिपचिपापन होता है और धूप तेज़ होती है। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। गोवा को कई सारे बीच है, वहाँ पर घूमने में बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे बीच होने के कारण वहाँ समुद्र के तट पर किनारे पर खूबसूरत रेतीले टीले हैं। और पर्यटक के लिए गोवा ये प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ पर कई सारे महंगे होटल भी है। वहाँ की जीवन शैली थोड़ी सी अलग है, वेस्टर्न टाइप की जीवन शैली वहाँ पर हमें दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत गोवा ने अपने आप में समेट कर रखी हुई है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। अब सबसे पहले लेखक बेनालियम बीच पहुँचते हैं अपने परिवार के साथ। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। अब देखिए, सबसे पहले वो बेनालियम बीच देखने के लिए अपने परिवार के साथ लेखक गए। उनको समंदर किनारे जाना था और उनके रिसोर्ट से समंदर किनारा बेनालियम बीच कुछ ही दूरी पर था। वो वहाँ पर पैदल ही जा रहे थे। वो समंदर देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे। अरबी सागर उनको देखना था और उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और दूर से ही उनको लहरों की आवाज़ें उनके कानों पर पड़ रही थी। वो सुनकर वो तो उस रेती में सड़क छोड़कर किनारे की जो रेती थी वहाँ से वो समंदर की ओर दौड़ पड़े, और दौड़ते हुए उनके पैर उस रेती में जो एकदम ही मुलायम थी उसमें धंस रहे थे, और उस रेती में भागने का मज़ा वो सब उठा रहे थे। खूबसूरत समंदर में उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले ही फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य। बच्चे समंदर के किनारे बैठे रेत के टीले बना रहे थे, रेत के घर बना रहे थे, लेकिन लहर आकर उनका घर बिगाड़ देती थी। लेकिन दूसरी लहर आने से पहले बच्चे फिर से दूसरा घर बना लेते थे। लेखक यह देखकर एक जीवन का सत्य समझ गया कि जीवन में आशावादी रहना कितना अच्छा होता है, क्योंकि आशावाद होने के कारण हम कभी भी निराश नहीं होते। हर असंभव काम हम संभव कर सकते हैं। इस प्रकार वे समंदर किनारे वहाँ के वातावरण का मज़ा ले रहे थे। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण
एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। अब देखिए समंदर किनारे पर कई सारे पक्षी की टीटी की आवाज़ लगाते हुए वहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं। दरअसल वो सारे पक्षी समंदर की लहरों के साथ जो मछलियाँ बहकर आती है उनको पकड़ने के लिए, उनका शिकार करने के लिए वो पक्षी वहाँ मंडराते रहते हैं। और कुछ देर सुस्ताने के लिए जब वो किनारे पर बैठते हैं तो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो उन पक्षियों पर झपट्टा मारकर उनको उनकी शिकार करना चाहते हैं। और ये जो दृश्य है वो पर्यटकों का मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। पक्षी कुत्तों के हाथ नहीं लगते हैं, लेकिन कुत्ते वो पक्षियों को पकड़ने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। और इससे जो समंदर किनारे पर्यटक घूमने आए हुए होते हैं उनका भी अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता है। शाम को जैसे ही सूर्य बिता लेता है या सूर्यास्त होता है और चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, तब चांदनी रात में ये समंदर अलग ही रूप धारण कर लेता है। स्याह और भयावह यह समंदर दिखने लगता है। इस प्रकार भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर बसे गोवा की खूबसूरती के समान यहाँ की शामें भी अद्भुत होती है। यहाँ के समंदर किनारे वहाँ की रेती, वहाँ का नीला पानी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब हम अगले लेक्चर में गोवा का अगला भाग देखेंगे। अभी इस पार्ट में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनको एक बार देखेंगे हम उनके अर्थों के साथ। आबोहवा मतलब जलवायु, खानापूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना, हरितिमा मतलब हरियाली और सैलानी मतलब पर्यटक, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट। ये इस पार्ट में कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना, निजात पाना मतलब मुक्ति पाना, दो चार होना मतलब चूझना और जेब ढीली होना मतलब जेब खाली हो जाना। इस प्रकार इस पार्ट गोवा जैसे मैंने देखा, इस पार्ट का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर 8 में हम इसी पार्ट का दूसरा भाग देखेंगे। धन्यवाद।